तो जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमारा 4th लेक्चर है बायो 11th का, और वो है बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, बायोलॉजी मैनकाइंड को क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये सर्विसेज हमने क्या क्या देनी है मैनकाइंड को। तो यही फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी जो है क्या क्या सर्विसेज देती है मैनकाइंड को। सबसे पहले है जी फूड प्रोडक्शन। पहले 3 पॉइंट्स आपने याद रख देने कि बायोलॉजी फूड प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करती है ह्यूमंस को और मैनकाइंड को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा है बायोलॉजी का क्या काम, कॉम्बैटिंग डिजीजेस। क्या करती है जी, डिजीज कॉम्बैट करती है। ठीक है, डिजीजों से लड़ने के लिए बायोलॉजी काम आती है। थर्ड है जी हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। क्या है जी, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए भी बायोलॉजी इंसानों का, ह्यूमन काइंड का हेल्प करती है। तो जी सबसे पहले आते हैं जी फूड प्रोडक्शन। ठीक है जी, फूड प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं कि फूड प्रोडक्शन में कौन कौन से काम जो है बायोलॉजी ह्यूमन के लिए, मैनकाइंड के लिए कर रही है। सबसे पहले आप देखते हैं कि जी जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक अहम किरदार अदा कर रही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैसे अहम किरदार अदा कर रही है कि हम अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप ले रहे हैं, राइस की, वीट की, ठीक है, मेज़ की, काटन की, इनकी जितनी भी वैरायटीज़ हैं अब वो हमारे पास जेनेटिकली इंजीनियर्ड आ रही हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का जीन जो किसी भी फसल की यील्ड को, पैदावार को बढ़ा सकता है, वो उसमें इंसर्ट करते हैं। कोई इस तरह का जीन इंसर्ट करते हैं जो डिजीज़ से रेजिस्टेंट होता है, इन्वायरमेंट रेजिस्टेंट होता है, वो उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि अपनी मर्ज़ी की हम क्वालिटीज़ किसी फसल, किसी क्रॉप के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीएमओज होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए प्लांट्स तैयार होते हैं जिनके अंदर हम अपनी मर्जी के जीन डालते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। फिर आ जाते हैं जी टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक में क्या है, टिश्यू कल्चर टेक्निक ये होती है कि सिंगल सेल से जो है हम पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। टिश्यू जो है, जो सिंगल सेल है, उसके अंदर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की पूरी ताकत मौजूद होती है, पूरी एबिलिटी, पूरा कैरेक्टर उसके अंदर राइट डाउन होता है। हम उससे पूरा एक नया पौधा बना सकते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक का क्या फ़ायदा होता है कि हमें डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट मिलते हैं। हम एक हेल्दी सेल टिश्यू लेते हैं प्लांट में से और उसको जो है आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर ग्रो करते हैं और बहुत सारी कॉलोनीज जो है थोड़े वक्त के अंदर बना सकते हैं। उसके बाद है जी बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में आगे हम जाके पढ़ेंगे कि पैरासाइटिज्म किस तरह होता है, हाइपर पैरासाइटिज्म क्या होता है, ठीक है, कि किस तरह में लाइफ के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। उसमें भी बायोलॉजी ही मैनकाइंड की सर्विस दे रही है। उसके बाद है आईडीएम, ये होता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। क्या होता है जी, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है जी, इसका मतलब है कि हम सिर्फ डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक मेथड नहीं यूज़ करते, बल्कि जितने भी मेथड हैं उनका यकमुश्त इस्तेमाल करना। ठीक है, डिजीज़ को कंट्रोल करने के या तो हम प्रिवेंटिव मेजर यूज़ करते हैं, या ड्रग यूज़ करते हैं, या वैक्सीनेशन यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो प्लांट्स के अंदर डिजीज़ेज आती हैं उनको हमने पहले प्रिवेंट करना है। उनको प्रिवेंट कर लिया, प्रिवेंट करने के बाद उसको कल्चरल कंट्रोल करना है, कल्चरल कंट्रोल के बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल करना है, बायोलॉजिकल कंट्रोल के बाद जो एटमॉस्फेरिक या जिस तरह जो मतलब एबायोटिक कंट्रोल है वो करना है, और उसके बाद जाके अगर कोई डिजीज़ कंट्रोल नहीं हो तो हम केमिकल कंट्रोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे प्रोसेसेस, सारे तरीकों को इकट्ठा करके एक डिजीज़ को कंट्रोल करना क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। फिर आ जाते हैं जी बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड क्या होती हैं जी, ये कुछ बैक्टीरिया से जो है ड्राइव होती हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया से ड्राइव होती हैं और फसलात के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जिससे जो है इंसेक्ट पेस्ट की इन्फेस्टेशन कम होती है। उसके बाद आ जाती है हाइड्रोपोनिक टेक्निक। हाइड्रोपोनिक टेक्निक जो है, ठीक है, वो काम तो कर रही है लेकिन इतनी सक्सेसफुल नहीं है। वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि एरेटेड वाटर के अंदर जो है पौधों को किया जाता है।
एक जी शेल्फ के अंदर जो है हमने पानी भर दिया, उस पानी के अंदर हमने तमाम न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जो पौधों को ज़रूरत होती है, उसकी रूट्स को डिप कर देते हैं, वो पौधे जो है ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। ये अर्थ के ऊपर फिजिबल नहीं है, ये ज़्यादातर एस्ट्रोनॉट्स या जो वही एस्ट्रोनॉट्स यूज़ करते हैं जो खला के अंदर वहाँ पे सॉइल की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो वो हाइड्रोपोनिक टेक्निक के ज़रिए जो है अपने अगर कोई ग्रो करना चाहें पोटैटोज़ या ऑनियंस कुछ भी ग्रो करना चाहे वो हाइड्रोपोनिक टेक्निक यूज़ करके ग्रो कर सकते। फिर जी पास्चराइजेशन, ये लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था कि हम किसी भी चीज़ को बॉयल करते हैं 100 डिग्री के ऊपर 20 मिनट्स या उससे ज़्यादा के लिए, तो उसके अंदर जितने भी लाइव। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है जी पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन जो है लुईस पास्चर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराई थी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब किसी चीज़ को बॉयल करते हैं तो उसके अंदर जो लिविंग बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, ये भी हमें क्या चीज़ प्रोवाइड कर रही है? बायोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। फूड प्रोडक्शन में क्या कौन कौन सी चीज़ें? जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आ गए, टिश्यू कल्चर टेक्निक आ गई, बायोलॉजिकल कंट्रोल आ गया, IDM आ गया, बायोपेस्टिसाइड्स आ गई, हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स आ गई, पास्चराइजेशन आ गई। ठीक है कि ठीक हो गया जी। उसके आगे चलते हैं जी कम्बैटिंग डिजीजेस, कि डिजीज़ को कम्बैट किस तरह कर रही है। ठीक है, ये बड़ा अहम टॉपिक है। डिजीज़ को 3 तरीके से जो है इसमें हम कम्बैट करती है बायोलॉजी। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर, दूसरा है वैक्सीनेशन, तीसरा है ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरापी। देखें जी स्टेप वाइज है, पहले हमने प्रिवेंटिव करना है। जिस तरह सर्दी आ रही होती है तो हम क्या करते हैं जी, जैकेट कोट पहन लेते हैं, गर्मी आना शुरू हो जाते हैं हम टी-शर्ट पहनना शुरू कर देते हैं, AC चलाना शुरू कर देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा जी, प्रिवेंटिव मेजर में क्या है? बहुत सारी जो डिजीजेज हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होती हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसफ़र होते हैं। जिस तरह HIV वायरस है वो ब्लड ट्रांसफ़र से या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से या सर्जिकल जो ब्लेड वगैरह लग जाए उससे जो है वो जो है एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, तो हमने उसको प्रिवेंट करना है। ठीक है जी, प्रिवेंट कैसे करना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है जी, इसको प्रिवेंट किस तरह करना है कि जी इससे बचाना है कि जी ब्लड की ट्रांसफ्यूजन क्लियर होनी चाहिए। एक जो आप सुई यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, दोबारा यूज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है जी, ये आगे कंप्लीट नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर कंप्लीट इसका टॉपिक भी पढ़ेंगे। वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर ने 1796 के अंदर वो जो कॉपॉक्स के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया था, एक गवाया था। ठीक है, उसका बच्चे ने जो है उसको दूध जो है वो निकाला था उसका, तो उस गाय को जो है कॉपॉक्स हुई थी। तो उसने कहा ये बच्चा निकाल रहा है तो इस बच्चे के हाथ के ऊपर लग रहे हैं तो इसको भी हो जाएगा। वो हाथ के ऊपर तो लगे उसके, लेकिन उसको सिम्टम्स तो डिवेलप नहीं हुए। तो उसने कहा कि यार अगर इसके अंदर चला गया तो इसका खुद का जो निज़ाम है वो स्ट्रांग हो रहा है, उस बच्चे का निज़ाम खुद स्ट्रांग हो रहा है। तो वहाँ से जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई। वैक्सीनेशन होती क्या है? वैक्सीनेशन होते हैं फर्स्ट करो स्मॉल पॉक्स है, एड्स है, ठीक है, या बहुत सारी ऐसी वायरल डिजीज़ जो हैं। जब वो वायरल डिजीज़ आती हैं उसी वायरस को लेके उसको या तो हाफ डेड कर दिया जाता है या उसको फुल्ली किल्ड कर दिया जाता है या हाफ एटीन्यूएटेड या हाफ किल्ड करके ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, होता क्या है कि हमारा अपना जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है कि जी फॉरेन सब्सटेंसेस आ गए हमारी बॉडी के अंदर, तो हमने इसे लड़ना है। वो अपनी हमारी पूरी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है। क्या होता है जी? वो स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा जी, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया। जैसे स्ट्रांग हो गया, जब बाहर से एक वेव आएगी वायरस की तो हमारे बॉडी का सिस्टम ऑटोमेटिकली वैक्सीनेटेड हम हो चुके, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया, तो हम उससे क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। इसको बोलते हैं जी, ये है वैक्सीनेशन। तो नेक्स्ट आ जाता है जी ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरापी। अच्छा जी, हमने पहले प्रिवेंटिव मेजर कर लिया, वैक्सीनेशन कर ली, फिर आ गई हमारी ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं जी जीन थेरापी, कि जिस तरह कोई टर्बुलेंस जीन है, ठीक है, कोई जीन ऐसा है जो मेरी आवाज़ को जो है ख़राब कर रहा है, मैं उस जीन को निकलवा देता हूँ या मैं उसको ठीक करने के लिए अ पेयर ऑफ जीन इंसर्ट करवा देता हूँ, उसको बोलते हैं जीन थेरापी। फिर हम यूज़ करते हैं रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी। रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी किस चीज़ में यूज़ होती है? कैंसर के अंदर यूज़ होती है। कैंसर में रेडियोथेरापी होते हैं कि एक्स रेज और गैमा रेज और इस तरह की जो रेज हैं वो स्पेसिफिक टारगेट सेल्स के ऊपर, कैंसरस सेल के ऊपर पड़ती हैं और उन सेल की जो डिवीजन है वो रोक देते हैं। कैंसर होता क्या है जी? कैंसर एक्चुअली कोई ऐसी बीमारी नहीं है,
कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज नोन एज कैंसर। किसी भी हमारी बॉडी के अंदर जो हम बड़े होते हैं, छोटे से लेके बड़े हो रहे होते हैं, तो हमारे अंदर माइटोसिस या मियोसिस के ज़रिए सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम बढ़ रहे होते हैं। और वो मियोसिस और माइटोसिस एक कंट्रोल्ड सेल डिवीजन है कि इस एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ती। जब ये अनकंट्रोल हो जाती है, फर्ज करो ये फिंगर है, ठीक है, एक कंट्रोल्ड सेल डिवीजन के ज़रिए इस हद तक पहुँची। अगर ये अनकंट्रोल हो जाएगा तो ये बड़ी होती जाएगी, सेल डिवाइड होते जाएंगे तो ये बड़ी होती जाएगी। इसी तरह ही ब्लड कैंसर है, तो ब्लड के अंदर जब हमारे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स जो ल्यूकोसाइट्स हैं, अच्छा वो जब डिवाइड हो रहे होते तो वो एक लिमिट के अंदर डिवाइड हो रहे थे। जब वो ज़्यादा डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे तो वो हमारे वेन्स के अंदर से कैसे गुजरेंगे, ठीक है, नहीं गुजर जाएंगे, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। क्लॉट होने के साथ जो है हार्ट अटैक आने का खतरा होता है, हार्ट फेल हो सकता है, ठीक है जी। ये है हमारी रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी। आगे है जी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर है जी क्लोनिंग। क्लोनिंग जो है क्या है, एसेक्सुअली जो है आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, वो क्या कहलाता है, क्लोनिंग। ठीक हो गया जी। हमने क्या क्या चीज़ें कवर की जी, फूड प्रोडक्शन को, उसमें ये एस्पेक्ट्स हैं। फिर हमने कंबैटिंग डिजीजेस की। कंबैटिंग डिजीजेस के अंदर हमने क्या क्या किया, प्रिवेंटिव मेजर, वैक्सीनेशन, ड्रग ट्रीटमेंट। और लास्ट जो है हमारा वो है प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि इन्वायरमेंट को किस तरह प्रिजर्व करते हैं। इन्वायरमेंट को बायोलॉजी मैनकाइंड की इस तरह सर्विस करती है कि बायो रेमिडिएशन है। बायो रेमिडिएशन क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए हम पोल्यूटेंट्स को ख़त्म करते हैं, उसको बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। बायो मतलब लाइफ, रेमिडिएशन मतलब ठीक करना। लाइफ के जरिए किसी चीज़ को ठीक करना क्या कहलाता है जी, बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन के सिंपल से एग्जांपल क्या है कि एलजी है, ये है जो है हैवी मेटल्स को वाटर में से सक कर लेती है। जब हैवी मेटल्स वाटर में से सक कर लेते हैं, पी लेती है, तो वाटर इस्तेमाल करने के काबिल हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं जी हम बायो रेमिडिएशन। वो हैवी मेटल्स क्या है, वो पोल्यूटेंट्स हैं, वो वाटर पोल्यूटेंट्स हैं, उनको कंट्रोल करते क्या, एलजी, लाइफ। तो क्या हो गई हमारी बायो रेमिडिएशन। उसके अलावा प्रिजर्वेशन के अंदर हमारी क्या है कि एंडेंजर स्पीशीज के ऊपर, एंडेंजर्ड स्पीशीज के ऊपर जो हमारे साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, वो काम कर रहे थे कि वो स्पीशीज बच जाए, हमारी फूड चेन और हमारा जो फूड वेब है वो कंट्रोल रहे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा आज चैप्टर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर जाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू वेरी मच।